हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब स्पेशली नर्वस सिस्टम, है ना। ठीक है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है उसी हिसाब से हमने ये बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, हमें कोऑर्डिनेशन जो है, अभी न्यूरल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ये थोड़ा सा बेसिक थीम हमें समझनी चाहिए है क्या। ठीक है, नेक्स्ट 2 स्लाइड के बाद हमारा जो है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड से जो है न्यूरल सिस्टम स्टार्ट है। तो उससे पहले हमें कोऑर्डिनेशन समझना होगा, क्योंकि न्यूरल सिस्टम में मेन वर्क क्या है, कोऑर्डिनेशन का ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द वन अनदर टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। तो इसके कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब 2 या 2 से ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। और उनके जो फंक्शन है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक हैं, यानी कि एक के फंक्शन से एक कोई ऑर्गन फंक्शन कर रहा है उससे इफेक्ट होगा दूसरा ऑर्गन। ठीक है, ये आपस में इसे ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, एक से दूसरा, है ना, दूसरे से तीसरा। ये सारे के सारे एक क्या है, इंटरेक्ट हो रहे हैं आपस में, है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसे ही, इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट हो रहे हैं एक से दूसरे से, है ना, इंटरेक्ट हो रहे हैं। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, मैं इसको अपने वे में इजीली बता देता हूँ कि जैसे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स के अंदर क्या है, आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन की, ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे ताकि रेस्पायरेशन होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनेगी, है ना। तो O2 की सप्लाई चाहिए। O2 की सप्लाई के लिए क्या, लंग्स को क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे लंग्स तो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो आ गया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, सर्कुलेशन कौन करवाता है, ब्लड। तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, जो हार्ट है, हार्ट को क्या है, जल्दी जल्दी से पंप करना पड़ेगा। पंप करेगा हार्ट तो क्या है, ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंचेगी। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बन गया है, आपस में एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, यानी कि, है ना, समझे बात को। अगर एक भी इनमें से फंक्शन नहीं करेगा, आप दौड़ रहे हैं मान लेते हैं और हार्ट वही नॉर्मल स्पीड से पंप कर रहा है, तो तेज तेज ब्रीदिंग का भी क्या फ़ायदा फिर भाई, उसी स्पीड से ब्लड पहुंचना चाहिए ताकि ऑक्सीजन पहुंचे टिश्यू के पास। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है ना। ठीक, समझ गए ना। ठीक है, तो ये वही बात लिखी हुई है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है, वही बात लिखी हुई है। और अगर हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो सारा का सारा नॉर्मल ही वर्क करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम इंटीग्रेशन। जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन में हार्मोन वगैरह होते हैं, ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेडली वर्क करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल ऑर्गन एक्टिविटीज़ को इन सिंक्रोनाइज फैशन के अंदर, यानी कि दोनों आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं, है ना। कैसे, मतलब अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम तो क्या है बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो ये बात याद रखना, ये दोनों क्या कोऑर्डिनेट जो है बिहेवियर शो करते हैं सिंक्रोनाइज फैशन के अंदर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं बता देता हूँ कैसे कोऑर्डिनेट करके करते हैं। जैसे हमने पार्चुरेशन देखा था ना, बेबी बर्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, तो क्या है, जो उसका जो यूटेरस है उसके अंदर जो स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग क्या है, वो न्यूरल जो है, उसके स्ट्रेचिंग को न्यूरल जो है नर्व फाइबर जो है, सेंसरी जो न्यूरॉन्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर के जाते हैं। फिर वहाँ से क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया न्यूरल, फिर वहाँ से क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना। ऑक्सीटोसिन क्या है, एंडोक्राइन है, मतलब हार्मोन है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का वर्क है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा कहाँ पर, ठीक है, रिलीज होकर के ब्लड के अंदर कहाँ पर पहुँचेगा, वहीं यूटेरस के पास, वह ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेगा, फिर इससे न्यूरॉन और ज़्यादा जाएगा, है ना। ऐसे ये जो है एक साइकिल बन जाता है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मैनर में भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तुरंत इससे वर्क होता है। ये मतलब तार जैसे कनेक्टेड है, ऐसा काम है इसका। डिजाइन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, जल्दी से कोऑर्डिनेट हो जाए उसके लिए क्या है, ये न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये इसके अंदर केमिकल इंटीग्रेशन होता है, यानी कि कोई भी जो ऑर्गन है उस पर कोई वर्क करना है, उससे अटैच होना है, उससे जुड़ना है, तो इंटीग्रेट करना है उस ऑर्गन से, तो यहाँ पर केमिकल ही होता है। ठीक है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है, ब्लड के थ्रू वह पहुँचता है उस ऑर्गन तक और फिर वह वर्क करने लगता है, वर्क थ्रू हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है ना, थोड़ा सा मैक्सिमम हम
वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये एंडोक्राइन वाले में आएगा वो चैप्टर। अब देखते हैं हम न्यूरल सिस्टम, जहाँ से बिल्कुल अभी हमने थीम सा समझ लिया। अब देखते हैं न्यूरल सिस्टम का ओवरव्यू और एवोल्यूशन, देखते हैं कैसे इवॉल्व हुआ है न्यूरल सिस्टम ह्यूमंस के अंदर। तो कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स एक प्रकार की हाईली स्पेशलाइज सेल्स है। हाईली स्पेशलाइज मतलब ये न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं क्या? स्टूमुलाई को। स्टूमुलाई यानी कोई भी जो है इम्पल्स, कोई भी स्टूमुलस है ना, उसको, जैसे कि आप अपने हाथ पर कुछ गर्म लगाएंगे तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, उसे रिसीव करके ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो ये किसका काम है? न्यूरॉन का है। न्यूरॉन क्या है? एक स्पेशलाइज सेल है ना। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं जैसे हाइड्रा हो गए, इसमें वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? न्यूरल सिस्टम का, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। इनके अंदर जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो होता है वो केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से ही होता है। उससे ऊपर थोड़े आते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं है ना इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, उनमें थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज होता है क्या? न्यूरल सिस्टम। उनमें ब्रेन भी होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। साथ में उनके अंदर गैंग्लियन होते हैं, है ना, गैंग्लियन होते हैं, ये सेल हैं। गैंग्लियन भी एक प्रकार की जो है, ठीक है। और साथ में न्यूरल टिश्यू होते हैं, ठीक है। न्यूरल टिश्यू होते हैं किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर। इसमें थोड़ा सा डेवलप होता है। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो हमें तो यही पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इवॉल्व हुआ है। फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है जैसे ह्यूमन है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप क्या है? न्यूरल सिस्टम है, ठीक है। अब आते हैं हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब समझ रहे हैं? पेरीफेरी जैसे कि आपने, जैसे ये कोई सर्कल है या कुछ भी है तो इसके पेरीफेरी का मतलब ये पेरीफेरी है ना। तो है ना, तो पेरीफेरल यानी कि साइड का, है ना, चारों ओर का, है ना, वो न्यूरल सिस्टम। तो सेंट्रल में क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? साइट है किसका? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और कंट्रोल का, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या? ऑल नर्व्स एसोसिएटेड विद CNS, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जितनी भी सारी नर्व जा रही हैं ये किससे एसोसिएटेड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये पूरी बॉडी में नर्व जा रही हैं और ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और बाकी सारी नर्व किससे एसोसिएटेड है? इसी से है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है किससे एसोसिएटेड रहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम क्या है? साइट ऑफ ट्रांसमिटिंग इम्पल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये इम्पल्स लेके करके जाता है। जैसे हमारे हाथ में कोई भी नर्व है ना, तो जो क्या हीट की या फिर कुछ भी इम्पल्स लेकर के जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को के पास, है ना। या फिर हमारे पेट के अंदर कुछ ऐंठन हो रही है ना, दर्द हो रहा है, तो वो क्या है? पेरीफेरी में ही है ना। तो वो सारा सिग्नल कहाँ लेकर के जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तब हमें फील होगा कि हमारे पेट में दर्द है ना। समझे बात को? या फिर कोई भी दिक्कत होती है, डायरिया वगैरह, है ना, या फिर पैर में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो क्या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से हमें CNS के पास पहुँचे तब हमें मालूम पड़ता है। तो समझे ना, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो रीढ़ की हड्डी जो होती है यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर क्या लगाते हैं? एनेस्थेटिक लगाते हैं ना। तो उससे क्या है? वो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है डायरेक्टली पहले क्या कहाँ आता है? स्पाइनल कॉर्ड पर आता है, जो रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे इसी पर आते हैं PNS पर। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड है, कैसे डिवीज़न है उसका? उसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं और उसका भी सब डिवीज़न होता है। तो नर्व फाइबर कौन से होते हैं? एक तो होते हैं एफरेंट फाइबर्स, दूसरे होते हैं इफेरेंट। एफरेंट फाइबर जैसे कोई भी टिश्यू हो गया या ऑर्गन हो गया, उससे कुछ भी इम्पल्स लेकर के जाना है, कहाँ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इसे सेंसरी इम्पल्स बोलते हैं ना। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेरल टिश्यू या ऑर्गन के पास जो सिग्नल जाता है उसे मोटर इम्पल्स या फिर मोटर सिग्नल बोलते हैं ना। समझे बात को? तो ये तो क्या है? लेकर के जाएगा कहाँ से? एफेरेंट मतलब लेकर के जा रहा है टिश्यू या ऑर्गन से CNS पर, और एफेरेंट मतलब इफेरेंट मतलब CNS से पेरीफेरल टिश्यू पर आ रहा है कोई भी सिग्नल। जैसे कि सिग्नल के रूप में, जैसे कि आपको क्या है, जैसे मैं इसी को उदाहरण ले लेता हूँ एक बार। जैसे आपको हाथ में क्या है, गर्म तवे पर आपने हाथ रखा तो टिश्यू से आपके हाथ से वो सिस्टम कहाँ पर जाएगी? वो हीट कहाँ पर जाएगी आपकी? वो जो सिग्नल जाएगा, गरम गरम लग रहा है आपको, वो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। फिर वहाँ से वापस जो सिग्नल आएगा वो इफेरेंट फाइबर लेकर के आएंगे,
उस हाथ तक और उस हाथ की जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे और तुरंत उस हाथ को हटवाएंगे, है ना, समझे। तो ऐसा चलता है। तो ये नर्व फाइबर किसके हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। सब डिवीज़न क्या है इसके अंदर, जो पीएनएस है वो और किस किस में डिवाइडेड है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में और विसरल न्यूरल सिस्टम में। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम यानी कि जो बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स आती हैं, जैसे कि हमारी हाथ की मसल्स है ना, पैर की मसल जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो वॉलंटरी है, जिन्हें हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं, ठीक है, हाथ को हिलाना, मुंडी को हिलाना, मुंडी मतलब गर्दन, नेक को हिलाना, है ना, तो ये क्या है, वॉलंटरी है ना। तो ये क्या करते हैं, सीएनएस से स्केलेटल मसल को सिग्नल पहुंचता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से जो भी सोचेंगे, कि हम अगर सोच रहे हैं, तुरंत सोच रहे हैं कि हाथ को ऊपर करें तो ऊपर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन जो होता है या स्मूथ मसल्स होते हैं उन पर सिग्नल पहुंचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये क्या है, कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये ऑटोनॉमिक न्यूरल जो सिस्टम है उसी के कंट्रोल में होते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। अगर जैसे कि हम क्या किस कंडीशन में है, इमरजेंसी कंडीशन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पता लगेगा कि कंडीशन कैसी है, इमरजेंसी वगैरह है। तो फिर जो इनवॉलंटरी ऑर्गन है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, है ना, या फिर जो स्मूथ मसल्स होती हैं, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, इमरजेंसी कंडीशन पता कैसे पड़ेगा, सीएनएस से। यानी कि अगर हम क्या देख लें, कोई वॉर की सिचुएशन देख ले, या फिर हमारे पीछे कोई कुत्ता जो है भाग रहा है या शेर आ रहा है हमारे पीछे, तो क्या ये सीएनएस क्या है, इनको सिग्नल दे देगा, है ना। और ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, ये खुद ही अपना काम करेंगे, कैसे, ऑटोनॉमिक है ये। यानी कि इसमें अगर सिंपैथेटिक यानी कि इमरजेंसी कंडीशन और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि रिलैक्स, है ना, रिलैक्स कंडीशन। तो सिंपैथेटिक के अंदर क्या करेंगे, ये इनको जैसे इन्वॉल्वरी ऑर्गन है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी गट है, तो गट के अंदर क्या डाइजेशन नहीं होगा, किसके अंदर, इमरजेंसी कंडीशन में। रिलैक्स कंडीशन में अच्छे से डाइजेशन होगा, ठीक है, समझिए। यानी कि वो सारे फंक्शन को रोक देता है। विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, जो कंप्राइजिंग होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लक्सेस, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा और विसरास टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल पहुंचता है। जैसे कि देखो, जैसे हमने देखा था, ये विसरल न्यूरल सिस्टम जो है ये थोड़ा इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ऑटोनॉमिस से। तो इसमें क्या है, जैसे विसरा क्या है, विसरा जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन हो गया हार्ट, लंग्स, स्टोमक, जो इनवॉलंटरी होते हैं यानी विसरल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो पहुंचता है सिग्नल्स वगैरह, वो विसरल न्यूरल सिस्टम से पहुंचता है, ठीक है, समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 3 मेजर पार्ट। तो न्यूरॉन्स के अंदर 3 मेजर पार्ट हैं, एक तो होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइटस, एक होता है एक्सोन। ये 3 मेजर पार्ट हैं किसके अंदर, न्यूरॉन के पास, यहाँ ये रहा, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। जो सेल बॉडी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, टाइपिकल सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो भी सेल ऑर्गन होने चाहिए वो होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, ये बात याद रखनी। सेल बॉडी के अंदर निसेल्स ग्रेन्यूल क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ग्रेन्यूल्स हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। डेंड्राइटस जो क्या है, शॉर्ट फाइबर्स ब्रांचिंग रिपीटेडली आउट ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी से क्या है ब्रांचिंग निकलती हैं, ठीक है, शॉर्ट फाइबर के रूप में, उन्हें डेंड्राइटस बोलते हैं। डेंड्राइटस के अंदर भी क्या होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डेंड्राइटस ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी की ओर इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। एक्सोन क्या होता है, एक्सोन क्या, लॉन्ग फाइबर विद ए ब्रांच डिस्टल एंड, है ना, इसका जो लॉन्ग फाइबर होता है इसका जो एंड है वह ब्रांचिंग में होता है ना। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक सिनेप्टिक नोब। तो जो ब्रांच है वह किस में टर्मिनेट होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, एक छोटी छोटी ऐसे ये ब्रांच है, इनके पीछे क्या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ये बात याद रखनी है, आगे काम आएगी बहुत ज़्यादा। सिनेप्टिक नोब्स पजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक जो नोब्स हैं उनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, है ना, जो वेसिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे, जैसे ये नोब है, ये लोब है, सिनेप्टिक नोब है, इसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। ये वेसिकल्स क्या है, इनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल है जो आगे न्यूरॉन्स के जो इम्पल्स हैं उनको ट्रांसमिट करता है,
ठीक है, आगे हम देखेंगे अच्छे से। ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनेप्स को ही क्या बोलते हैं, एक जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, या फिर दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन हो गया, उसे उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, साइनेप्टिक नोब समझ गए, न्यूरोट्रांसमीटर समझ गए और साइनेप्टिक वेसिकल समझ गए होंगे। आगे हम डिटेल में और देख लेंगे कैसे क्या है, इस डायग्राम से हम समझ जाएंगे। तो देखो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, ये डेंड्राइटस है, ये फाइबर लाइक ब्रांचिंग है। ठीक है, जिस इनके अंदर भी क्या निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये क्या है, इम्पल्स को क्या है, रिसीव करते हैं। ये रिसीव करके कहाँ पहुँचाते हैं इम्पल्स को, सेल बॉडी के पास, है ना। तो ये जो है ये क्या है, सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है और जो भी सेल्स होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन होनी चाहिए, वो सारे के सारे इसके अंदर है। और निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं। निसल्स ग्रेन्यूल क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और ये क्या है, ये पूरे जो लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग ब्रांच जो है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक्सोन है, एक्सोन। ठीक है, पूरा एक्सोन है। इस एक्सोन के ऊपर ये सेल्स होती हैं कुछ, यानी ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ये इन सेल्स को सचवान सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सचवान सेल्स के सेल्स जो है इनके ऊपर क्या माइलिन शीथ पाई जाती है ना, तो उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। और नहीं पाई जाती है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये जो सचवान सेल्स हैं, इनके बीच में जो नोड मिलता है, दो सचवान सेल्स के बीच में जो नोड बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, धसी हुई, ठीक है, उसे नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। और ये एक्सोन का जो है टर्मिनल पार्ट है, एक्सोन टर्मिनल है। इस पर ये जो है किसमें, ये जो ब्रांच हैं, ये क्या है, सिनेप्टिक नोब है। इन नोब के अंदर क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना। उन वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है ना। दिस इज ए टाइप ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो मल्टीपोलर क्या है, क्या कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी डेंड्राइटिस वगैरह है ना। ठीक है, तो मल्टीपोलर है ना। देखो काफ़ी सारे डेंड्राइटिस हैं, इसलिए मल्टीपोलर है, कहीं से भी ले सकता है। जो सेरेब्रल होता है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ब्रेन का आगे हम पार्ट पढ़ेंगे, फोर ब्रेन का, उसके अंदर होता है। और सिनेप्टिक जो नोब्स हैं उसके अंदर क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ठीक है, जो जिनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो देखो आगे देखते हैं हम, देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइटिस। एक्सोन और डेंड्राइटिस के नंबर पर क्या है, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होता है उनके अंदर क्या होता है, सेल बॉडी विद वन एक्सोन ओनली, केवल सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी और एक्सोन है। ये क्या है, यूनिपोलर है। यूजुअली फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ह्यूमन्स या कुछ भी, है ना, जो वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स मिलते हैं वो यूनिपोलर मिलते हैं। ठीक है, उनके अंदर डेंड्राइटिस नहीं होता है। ठीक है, केवल सेल बॉडी होता है और एक एक्सोन होता है। बाइपोलर क्या होते हैं, जिनके पास क्या वन एक्सोन होता है एंड वन डेंड्राइट होता है, केवल एक ही डेंड्राइट होता है ना, एक ही डेंड्राइट होता है और एक सेल बॉडी होता है और एक ही एक्सोन होता है। उनको क्या बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं। ठीक है, फाउंडेड इन द रेटिना ऑफ आई, और जो हमारी आई की रेटिना है उसमें क्या बाइपोलर न्यूरॉन मिलता है, ये बात याद रखना। आगे हम आई भी पढ़ेंगे। मल्टीपोलर क्या है, मल्टीपोलर वो है जो एक एक्सोन है, एक्सोन तो ये रहा एक है, लेकिन टू और मोर डेंड्राइट्स हैं फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी न्यूरॉन्स के अंदर, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स था, जो किस में मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सोन। एक्सोन की टाइप देखते हैं, जो नर्व फाइबर ये है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोल सकते हैं, है ना, एक्सोन को। और एक होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का मतलब क्या है, ये इसके अंदर क्या है, सचवान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो सचवान सेल्स हैं वे क्या फॉर्म करती है, माइलिन शीथ फॉर्म करती है अराउंड द एक्सोन। एक्सोन के अराउंड अगर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं सचवान सेल्स, तो वो क्या माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। नोड ऑफ रेनवियर जो है गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, दो एडजेसेंट जो माइलिन शीथ हैं उनके बीच का जो गैप है उसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। लोकेशन क्या, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो कहाँ मिलते हैं, ये बात याद रखनी है, कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, क्रेनियल नर्व के अंदर, है ना। नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है वो क्या होते हैं, इनके अंदर भी क्या सचवान सेल्स होती हैं, लेकिन दैट डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, तो उनके अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो इनकी लोकेशन क्या है, कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या मिलती हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर मिलते हैं, यानी कि नॉन माइलिनेटेड एक्सोन मिलते हैं। सचवान सेल्स इज प्रेजेंट इन बोथ बट इज इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। ठीक है,
माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड दोनों के अंदर सच1 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, लेकिन एक में माइलिन शीथ बनाती है, एक में नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि एक्चुअली में कैसे जनरेट होता है नर्व इम्पल्स। जैसे देखो अभी आप अपने हाथ पर कुछ स्क्रैच करो थोड़ा सा, या फिर धीरे धीरे सहलाओ हाथ को, तो कुछ फील हो रहा है ना आपको, ये तो ये फील हो रहा है जैसे इम्पल्स आपने डाला। तो वो प्रोसेस क्या हो रही है एक्चुअली में, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है इम्पल्स और कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, आप अगर आपके जो है पिंच करें, है ना, क्या बोलते हैं, पिंच करते हैं ना, चूंटी काटते हैं ना, तो देखो उससे थोड़ा सा आपको पेन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है वो, और पेन होकर के कैसे हमें फील हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है, तो ये भाई प्रोसेस है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन। और बहुत जल्दी हो रहा है, कितनी बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, है ना। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल हैं, एक्साइट हो रहे हैं थोड़े से, अगर थोड़ा सा भी अगर हम पिंच करेंगे या फिर कुछ भी चुबाएंगे या फिर सहलाएंगे, है ना, या फिर गर्म चीज़ लगाएंगे या ठंडी, तो तुरंत एक्साइटेबल है न्यूरॉन्स, है ना। मेम्ब्रेन आर इन ए पोलराइज स्टेट। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किस स्टेट में रहती है, पोलराइज स्टेट में रहती है। ये बात याद रखनी है, किस में रहती है, मेम्ब्रेन आर इन, लिखा हुआ है ये तो, है ना, पोलराइज स्टेट में ही ये होती है। कैसे होती है, पोलराइज में रहती है। ठीक है, ये क्या नर्व है, न्यूरॉन है, आप समझ लेना, है न्यूरॉन का एक्सोन है, एक्सोप्लाज्मा इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है। अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है और ऊपर की साइड जो इसका जो मेम्ब्रेन है उस पर, तो ये पोलराइज्ड है ना, ये क्या है, पोलराइज्ड है, पोलराइज स्टेट में है ना। ठीक है, तो होता क्या है वो हम देखते हैं, देखो, है ना, व्हेन रेस्टिंग तो नॉट कंडक्टिंग स्टेट, तो अब ये रेस्टिंग फेज में कोई जो कंडक्ट नहीं कर रही है इम्पल्स। ठीक है, पोलराइज तो है, इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम। जब पोलराइज कंडीशन में होती है, यानी कि रेस्टिंग फेज में होती है, तो मेम्ब्रेन जो है ज़्यादा परमिएबल किसके लिए होती है, पोटेशियम आयन के लिए, है ना। तो ये बात याद रखनी है, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है रेस्टिंग फेज में, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होती है क्या, मेम्ब्रेन किस कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर, है ना। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे ये जो है एक्सोप्लाज्म है, ये क्या है, न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म है, ये जो अंदर है ये एक सेकंड, अंदर जो है एक्सोप्लाज्म है, और बाहर क्या है, ये फ्लूइड फिल्ड है ना, एक्सोन के बाहर जो है ये फ्लूइड है ना, फ्लूइड है। इस फ्लूइड के अंदर क्या है, पोटेशियम जो है लो अमाउंट में है, हाई अमाउंट में सोडियम है ना। अब क्या है, ये परमिएबल है, ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोप्लाज्म जो है, अब एक्सोप्लाज्म के ऊपर कौन सा चार्ज है बताओ, प्लस चार्ज है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, नेगेटिव, है ना। अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम, पोटेशियम को और लेती जाती है ना। ठीक है, तो पोटेशियम को अंदर लेती जाती है ना, लेकिन सोडियम को बाहर नहीं निकालती है ना, सोडियम को नहीं लेती है। तो सोडियम का अमाउंट कम है इसके अंदर, पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो नेगेटिव प्रोटीन है वो ज़्यादा है, इसके कारण इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, समझे बात। तो सोडियम पोटेशियम पर पंप जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ना, किसका, 3 सोडियम आयन को जो है ये आउट कर देता है, 3 सोडियम आयन को आउट कर देता है और ओनली 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेता है। तो इसलिए भी क्या नेगेटिव आ जाता है ना, यानी कि 3 को बाहर किया, 3 को सोडियम को ये बाहर कर रहा है, तो सोडियम की तो कमी आएगी, और केवल 2 ही ले रहा है, और ऑलरेडी पहले से नेगेटिव इसके अंदर चार्ज है। देखो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है, जबकि के प्लस का अमाउंट ज़्यादा है, क्यों है, देखो थोड़ी सी देर समझ लो आप। जैसे ये है, मेरे पास जो है 10 जो है, देखो मेरे पास क्या नेगेटिव 10 में क्या है, नेगेटिव 10 क्या प्रोटीन है मेरे पास, ठीक है ना, 10 अमाउंट में, और मेरे पास क्या है पॉजिटिव 10 जो है क्या है पोटेशियम है, और पॉजिटिव 10 ही क्या है मेरे पास, नहीं 1 मिनट, मेरे पास 5 क्या है पोटेशियम है, 5 पॉजिटिव में सोडियम है, ओवरऑल अभी न्यूट्रल है ना। तो यहाँ पर हमने 3 तो क्या है
सोडियम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 2 प्लस में क्या बचे हमारे, सोडियम बचे, है ना। और अंदर हमने क्या ले लिए, 3 जो है 2 क्या है पोटेशियम ले लिए, 2 पोटेशियम ले लिए, तो इधर कितने हो गए, प्लस के 7 पोटेशियम हो गए। तो अब देखो सॉरी 8 पोटेशियम हो गई। तो ओवरऑल जो पहले प्लस 10 था, इसको हम प्रोटीन को 11 मान लेंगे, पहले 10 प्लस था तो अभी भी 10 प्लस है, ठीक है। तो इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा ज़्यादा, ठीक है। समझे बात को या नहीं, 1 मिनट इसको अच्छे से और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 सेकेंड। वैसे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 सेकेंड बस, है ना। अगर ये आपको समझ में आ रहा तो ये थोड़ा सा स्पीड से निकल जाए यहाँ से, है ना। तो मैं मानता हूँ 20 जो है नेगेटिव प्रोटीन की वजह से है, और 5 जो है सोडियम के आयन है प्लस में, और प्लस 5 किसके हैं, पोटेशियम के आयन है। तो इसके अंदर ये परमिएबल है, तो ये क्या करती है, 3 जो सोडियम को आउट कर देगी, 3 सोडियम को आउट कर देगी, तो इसके अंदर कितने बचेंगे बताओ, सोडियम 3 को आउट किया, 3 बाहर निकल गए, 3 सोडियम, तो इसके पास कितना बचा बताओ पॉजिटिव चार्ज, 3 बाहर गए तो 2 क्या बचे हमारे, सोडियम बचे, है ना, ठीक है। और अंदर कितने ले रहा है, 2 पोटेशियम ले रहा है, तो यहाँ पर 2 पोटेशियम ले लेंगे हम, ठीक है, 2 पोटेशियम ले लेंगे अब अंदर, है ना। 3 सोडियम बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर ले लेंगे, तो पहले कितने थे, 5 पोटेशियम, अब कितने हो जाएंगे, 7 पोटेशियम, ठीक है। तो अब बताओ ओवरऑल इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ी या नहीं इसका ओवरऑल, क्योंकि यहाँ +2 +7 +9 है और यहाँ -20 है। तो ऐसे कर करके पोटेशियम का जो अमाउंट है इसके अंदर बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर बढ़ती जाएगी, क्योंकि 3 पोटेशियम ये बाहर 3 सोडियम ये बाहर दे रहा है, 2 पोटेशियम ले रहा है। तो पॉजिटिव जो चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू तो कम हो रही है, और नेगेटिव जो है एक्चुअली में जो स्टार्टिंग से है वो तो नेगेटिव है। तो ओवरऑल इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बाहर क्या है, इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। इसमें वैसे मैंने ज़्यादा टाइम ले दिया, सॉरी, लेना नहीं चाहिए था, ठीक है। ठीक है, रिजल्ट क्या है, आउटर सरफेस बिकम पॉजिटिव, इनर सरफेस बिकम नेगेटिव, दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज रेस्टिंग पोटेंशियल, है ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, यानी रेस्टिंग कंडीशन में है तो इसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, समझे, है ना। अब क्या होता है, जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल तो समझ गए, है ना, अभी पोलराइज कंडीशन में है। अब एक्शन पोटेंशियल करेंगे, तो एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या है, डीपोलराइज करेंगे हम, तो स्टिमुलस अप्लाइड करते हैं, है ना, मेमोरी। अब देखो यहीं पर मैं बताता हूँ पहले, ये है तो अंदर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे कोई भी स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस मतलब जैसे कि हम स्किन को अपनी को टच करते हैं तो यहाँ स्टिमुलस जाता है, स्टिमुलस जाता है, तो स्टिमुलस के कारण ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये क्या पॉजिटिव जो सोडियम है, सोडियम आयन की परमेबिलिटी एक साथ बढ़ा देते हैं इस जिस पॉइंट पर हम टच करते हैं। तो यहाँ बढ़ा दिया, तो एक साथ यहाँ पर क्या है, एक साथ क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव जो सोडियम आयन है वो अंदर एंटर करते हैं, तो एक साथ अंदर एंटर करते हैं, तो ये जो है नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता है इस जगह, और ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना, ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और अंदर की साइड पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये डीपोलराइजेशन हो गया इस कंडीशन में। अब यहाँ डीपोलराइजेशन हो गया तो आगे ये चार्ज क्या है, ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अंदर की साइड तो ऐसे ट्रेवल करेगा, और बाहर जो है चार्ज हो कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे करंट, है ना, करंट ऐसे ट्रेवल करता है। तो ऐसे आगे चला जाता है और हमारे आगे नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, इससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो ये आगे डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया, तो देखते हैं। स्टिमुलस अप्लाइड मेम्ब्रेन एट द साइट बिकम फ्रीली परमिएबल ऑफ सोडियम, तो जिस साइट पर क्या स्टिमुलस अप्लाई होता है उस जगह क्या है, एक्सोन के अंदर जो है मेम्ब्रेन जो है परमिएबल हो जाती है सोडियम के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, मतलब 1 माइक्रोसेकंड के लिए थोड़ी परमिएबल हुई, एक साथ बहुत सारे सोडियम अंदर आए, तो उस पॉइंट पर क्या है, एक क्या है डीपोलराइजेशन हो गया, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, है ना। जैसे इम्पल्स क्या होता है, टच और इम्पल्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, है ना। फिर क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स होता है किसका, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द एक्सोन, एक्सोन के अंदर बहुत सारा एक साथ
आ जाता है ना, एक्सोन के अंदर सोडियम आ जाता है एक साथ। फिर क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्सल, आउटर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड इनर्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अंदर आ रहे हैं ना पोटेशियम आयन, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना पोलैरिटी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन, द पोलैरिटी इज रिवर्स, उसे क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन, समझे, मतलब उसके अपोजिट हो गई पोलैरिटी, इसे डिपोलराइजेशन बोलते हैं, है ना। फिर क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट दिस साइट इज द एक्शन पोटेंशियल टर्म एज नर्व इम्पल्स। तो जो डिपोलराइजेशन हुआ जिस साइड पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं या फिर नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब होता कैसे, ये देखो यहाँ पर पूरी प्रोसेस बनी हुई है। तो देखो ऑलरेडी हमारे पास अंदर क्या है, एक मिनट, ये थोड़ा सा ये अपोजिट बना हुआ है ना डायग्राम, ठीक है। साइट ए डिपोलराइज, साइट बी जो है ना, देखो हाँ। अब जैसे ही हमने यहाँ पर टच किया, नहीं सही है डायग्राम, है ना। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, टच किया, यहाँ पर इस जगह टच किया, ये कोई एक साइट है ना, ए है ये, है ना, ए साइट है, ये बी साइट है। इस ए पॉइंट पर जैसे ही हमने टच किया, है ना, टच किया, तो सोडियम की जो परमिबिलिटी है वो एक साथ ज़्यादा हो गई, तो एक साथ सोडियम अंदर आएंगे, सोडियम अंदर आ गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर से भी सोडियम अंदर आ गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो यहाँ तक, है ना, यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज आ गया ये। तो इसमें क्या है, ये पोलराइजेशन हो गया है, पोलरिटी अपोजिट हो गई सोडियम आयन। लेकिन आगे बी पॉइंट पर तो नहीं है ना, बी पॉइंट पर तो नहीं है, यहीं तक आ पाए हमारे सोडियम आयन, ठीक है, बस थोड़े से टाइम के लिए ही आते हैं, है ना। अब बताओ नीचे की साइड इधर क्या, बी पॉइंट पर तो क्या नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इनर मेम्ब्रेन पर स्टार्टिंग में तो नेगेटिव ही चार्ज था ना, स्टार्टिंग में तो ऐसी ही थी ना, ये देखो हम पहले भी देख चुके हैं, स्टार्टिंग में तो इधर नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव था, क्यों था वो हम देख चुके हैं ना, तो यहाँ पर मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब क्या होता है अब देखो करंट कैसे फ्लो होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा था जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव में जो है फ्लो ऑफ करंट होता है। तो अब बताओ करंट किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा ना, करंट होगा नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। अब देखो करंट फ्लो ऑन इनर सरफेस साइट ए टू साइट बी, तो साइट ए से साइट बी करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना करंट फ्लो, और ऊपर की साइड कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये एक क्या है, सर्किट बन गया है ना, ठीक है, ऐसे ये सर्किट बन गया है ना, ऐसे ये सर्किट बन गया है ऐसे, ठीक है। तो ये सर्किट बन गया, इसके अंदर करंट फ्लो ऑन आउटर साइड बी टू ए, है ना, और ऐसे कंप्लीट हो जाता है सर्किट कंप्लीट हो जाता है। देखो ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो अंदर की साइड तो ए से बी जा रहा है और बाहर की साइड बी से ए जो है करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, एक कंप्लीट सर्किट हो गया। पोलरिटी एट बी रिवर्स, एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट बी, सीक्वेंस रिपीट। अब जैसे करंट फ्लो होगा, है ना, अब जैसे करंट यानी पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे इधर आ गया, इधर पॉजिटिव हो गया, फिर आगे इधर नेगेटिव है तो भी आगे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे जा करके ये क्या एक सीक्वेंस में फ्लो होता है, ये क्या एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट होता रहता है, ऐसे जाता रहता है। समझे आप बात को या नहीं? देखो ये जो है इधर फ्लो होगा ना करंट, तो ये इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, या नहीं आएगा बताओ, आप खुद सोचो। या फिर ऐसे सोचो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर फ्लो होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो अपनी जगह छोड़कर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जैसा सेमीकंडक्टर में पढ़ा था हमने, याद करो, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे एक्शन पोटेंशियल आगे जाता है, ऐसे करंट फ्लो होने के कारण, ठीक है। तो ऐसे जो है जो नर्व के अंदर इम्पल्स जनरेट होते हैं और ऐसे कंडक्ट होते हैं, आप समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। रिपोलराइजेशन होता है, फिर उसके बाद इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इम्पल्स है वो आगे फ्लो होता है, और जो भी सूचना पहुंचानी है, जो भी इन्फॉर्मेशन, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंच जाती है कि आपको किसी ने गर्म लगाया है या चुभाया। ये बहुत माइक्रो सेकंड्स में होता है, करंट कितनी स्पीड से फ्लो होता है ना। रिपोलराइजेशन क्या होता है, हमने देखा एक्चुअली में जो नर्व है, न्यूरॉन्स है, वो पोलराइज होता है। फिर डिपोलराइजेशन मतलब एक पॉइंट पर क्या डिपोलराइजेशन होता है, यानी कि उसकी पोलरिटी चेंज होती है, रिवर्स होती है। अब रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, फिर से पोलरिटी आना उस पॉइंट पर। तो परमिबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, यानी थोड़े टाइम के लिए आता है, माइक्रो एक साथ आया
फिर तुरंत बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फॉलोड बाय द राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम, क्योंकि उसके बाद तुरंत पोटेशियम की परमेबिलिटी जो है वह बढ़ जाती है। सोडियम की थोड़ी देर के लिए बढ़ती है, लेकिन फिर पोटेशियम की भी बढ़ जाती है। पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड, है ना, रियोस्टेरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल फाइबर बिकम रेस्पॉन्सिव ऑर्गन, रेस्पॉन्सिव अगेन, है ना, फिर से पोलरिटी ला देता है। यानी कि जो ये जो परमिबिलिटी है, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए होती है, बाद में क्या इम्परमिएबल हो जाता है सोडियम के लिए, केवल पोटेशियम के लिए ही क्या होता है, परमिएबल होता है। और पोटेशियम जो है डिफ्यूज आउट कर देता है किसको, सोडियम को, है ना। पोटेशियम कितने आएंगे अंदर, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 को बाहर निकालता जाएगा, है ना, ठीक है, फिर से रिपोलराइजेशन हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, है ना, साइनेप्सिस, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है। अब देखो जैसे एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, यहाँ डेंड्राइट्स है, यहाँ ये न्यूरॉन जो है खत्म हो गया। अब ये यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन है ना। तो अब ये इस न्यूरॉन से यहाँ इम्पल्स गया, इम्पल्स जा रहा, अब यहाँ करके रुक गया, यहाँ साइनेप्टिक नोब्स के पास, आगे कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो इस साइनेप्टिक जो नोब्स हैं इनके द्वारा आगे दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े रहते हैं। वो कैसे जुड़े रहते हैं, कैसे आगे ट्रांसफ़र होता जाता है, ये जो हमारा इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो एक्शन पोटेंशियल बना डिपोलराइजेशन के बाद वो कैसे आगे जो है ट्रांसमिशन होता है उसका। तो देखो वही देखते हैं। ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस। तो 2 नर्व जो न्यूरॉन्स है उनके बीच का जो जंक्शन है उसे साइनेप्सिस बोलते हैं, फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक नोब, यानी कि जो प्री यानी पहले की जो न्यूरॉन्स है, देखो मैं ऐसे बना देता हूँ न्यूरॉन, ठीक है, तो ये प्री साइनेप्टिक नोब यानी कि ये है पहले वाले न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब, है ना, एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, और फिर इसके बाद प्री साइनेप्टिक और फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब है, इसके बाद की साइनेप्टिक ये रही, है ना। तो इनके बीच का जो जंक्शन है ये, है ना, यानी कि ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। फर्स्ट न्यूरॉन के जो साइनेप्टिक नोब है और प्लस सेकंड न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, इनके बीच का जो कनेक्शन है, इनके बीच के अंदर जो गैप है उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये सेपरेट भी हो सकते हैं कुछ, या फिर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो साइनेप्टिक जो साइनेप्सिस हैं, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, जो बीच का जो जंक्शन है वो क्या है, साइनेप्सिस है ना। तो वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और केमिकल भी साइनेप्सिस हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, मेम्ब्रेन्स इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, है ना, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली अक्रॉस, है ना, डायरेक्टली करंट फ्लो हो जाता है ना, डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, जैसे तार से तार कनेक्ट है ऐसे कनेक्ट है। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज ऑलवेज फास्टर। तो इनके अंदर क्या है, बहुत इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्सिस होता है, ट्रांसमिशन जो है बहुत फास्टर होता है। ये हमारे सिस्टम में बहुत कम पाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, है ना, कुछ ही में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो केमिकल साइनेप्सिस पाए जाते हैं, इनमें क्या सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जैसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो इनके बीच में क्या, साइनेप्सिस के बीच में जो जंक्शन है, साइनेप्सिस क्या है, जंक्शन है ना, जंक्शन है। तो इन जंक्शन के बीच का जो स्पेस है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, कुछ केमिकल रहता है, कुछ फ्लूइड फिल्ड रहता है, वो क्लेफ्ट, ठीक है। तो इन्वॉल्व जो क्लेफ्ट फ्लूइड फिल्ड है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है, समझिए। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि न्यूरॉन का जो है ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, तो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अब देखते हैं केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे ये जो है नोब है किसका, प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, पहला स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसका ये नोब है, साइनेप्टिक नोब है। ये क्या है, हाँ, प्री साइनेप्टिक, ये क्या है, साइनेप्टिक नोब है ना। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस नोब की, है ना। तो इस नोब के अंदर क्या होते हैं, वेसिकल होते हैं, हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था, जिसे हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा है, क्या फील्ड है, फ्लूइड फील्ड है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है इनके अंदर है, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल जो है, जैसे इम्पल्स आया यहाँ से,
एक्शन पोटेंशियल आया, तो उस एक्शन पोटेंशियल के कारण ये जो साइनेप्टिक जो वेसिकल्स हैं ये आगे जा कर के जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, साइनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे अटैच होकर के फट जाते हैं और बाहर क्या निकाल देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देते हैं। किस में, एक स्पेस होता है फ्लूइड फील्ड जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये जो है रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर किस पर लगे हुए हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि दूसरा जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन पर ये लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये रिसेप्टर इस किससे अटैच हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से। और ये रिसेप्टर अटैच होने के कारण इनके अंदर एक इम्पल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर ये पोटेंशियल जो है आगे ट्रांसमिट होता है ना। ठीक है, कैसे होता है वो अभी देखते हैं। तो ये एक्सोन है, ये एक्सोन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। होता क्या है वो देखते हैं। इम्पल्स अराइव एट एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल पर इम्पल्स आता है, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे ये आगे जो है इम्पल्स आता है। इम्पल्स आकर के क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल टू मेम्ब्रेन, इनके मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है। ये जो है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जाते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स, है ना। ठीक है, वेसिकल्स फ्यूज होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये वेसिकल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन। तो पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, दूसरा जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर से क्या न्यूरोट्रांसमीटर देखो ये अटैच होते हैं, है ना, ये रिसेप्टर हैं, ठीक है, समझे। फिर ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर अटैच होकर के क्या करते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से अटैच होकर के क्या करते हैं, ये ओपन करते हैं, ओपन आयन चैनल्स। यहाँ के जो आयन होते हैं, आयन के चैनल को ओपन कर देते हैं, जैसे सोडियम की परमेबिलिटी या फिर कोई भी सोडियम आयन के जो चैनल है उनको ओपन कर देते हैं। उससे एंट्री ऑफ आयन होती है, फिर से क्या है, डिपोलराइजेशन होता है इस दूसरे वाले जो न्यूरॉन है उसके अंदर, फिर इसके अंदर डिपोलराइजेशन के कारण वही एक्शन पोटेंशियल इसमें भी शो होता है, ठीक है। तो जनरेट न्यू पोटेंशियल एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। अब ये जो न्यू पोटेंशियल जनरेट होता है वो एक्साइटेटरी हो सकता है और या फिर इनहिबिटरी हो सकता है ना, इनहिबिट करने वाला हो सकता है, इम्पल्स, है ना। तो यहाँ तक हमारा न्यूरॉन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर द ब्रेन देखेंगे, ठीक है। ब्रेन क्या है, कॉमन कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है ब्रेन। द ब्रेन प्रोसेसेस विजन, देखने का काम, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट, जैसे कि हम जो भी इच्छा से जो भी मूवमेंट करवाना चाहते हैं, हाथ पैर को हिलाना, बैलेंसिंग में काम करता है। वाइटल ऑर्गन का जो है इनवॉलेंटरी मूवमेंट करवाता है, ये है ना, वाइटल ऑर्गन जो होते हैं, है ना, जो बड़े ऑर्गन होते हैं उनको भी कंट्रोल और कमांड करता है। थर्मो रेगुलेशन करवाता है। हाइपोथैलेमस इसके अंदर हंगर एंड थर्स्ट जो है प्यास और भूख लगवाता है। सर्केडियन रिदम जो होता है हमारा पूरे दिन का जो रिदम है उसको मेंटेन करता है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन है, ठीक है। अब देखते हैं ब्रेन कहाँ पर होता है। देखो ये हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी जो है स्कल होती है, स्कल यानी कि ये खोपड़ी है, हड्डी होती है जो कवर करके रखती है ब्रेन को, है ना। उसके अंदर तीन जो है मेनिंजेज होती हैं, यानी कि तीन लेयर होती हैं। कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। तो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसे ड्यूरामेटर बोलते हैं, मिडिल मेम्ब्रेन को अरेक्नोइड, और लास्ट की जो मेम्ब्रेन है उसे पायामेटर बोलते हैं। ये पायामेटर जो है इसके अंदर जो ब्रेन टिश्यू हमारी जो ब्रेन है उससे एसोसिएटेड होती है, कनेक्टेड रहती है, चिपकी रहती है, उसके अंदर तक धसी रहती है क्या, पायामेटर। तो देखो क्रेनियल मेनिंजेज है ना, ब्रेकडाउन, स्कल आउटर मोस्ट जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, ड्यूरामेटर आउटर लेयर है, अरेक्नोइड जो है वेरी थिन मिडल लेयर है। तो ये लेयर्स याद रखनी है। पायामेटर क्या, इनर लेयर है इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन टिश्यू, ठीक है, पायामेटर कॉन्टैक्ट में रहती है ना। ब्रेन जो है, ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, है ना। तो अब देखते हैं वो कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमन ब्रेन का जो है डायग्राम है, सेक्शंस है। तो ये हमने क्या ऐसे काट दिया है। तो इसको काटने के लिए मैं कैसे कटा हुआ है मालूम है, आपकी नोज है, नोज दोनों आँखों के बीच से, है ना, अपने इस प्रकार से सिर को काट दो, ऐसे समझ लो, ठीक है। नोज से होते हुए, दोनों आँखों के बीच से होते हुए, और अपने होठों के बीच से होते हुए अपने ऐसे कटा हुआ है ना, समझे। तो ऐसे काटने पर ये जो है एक हिस्सा है इधर का, है ना, ये लेफ्ट या राइट कोई भी एक हिस्सा समझ लो, और ऐसा ही हिस्सा इधर की साइड है ना, जो इससे चिपका हुआ है,
किससे चिपका होता है, इससे चिपका हुआ होता है, क्योंकि दो पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के, है ना, कॉर्पस कैलोसम से अटैच रहता है क्या, हेमीस्फीयर, है ना, ठीक है। तो ये जो सेरेब्रल हेमीस्फीयर है, तो ये सेरेब्रा है। तो आप समझ गए ना आप बात को। तो जैसे देखो ये आपका माथा है, आगे वाला हिस्सा माथा है ना, तो माथे से लेकर के ऐसे पीछे तक है ना, पीछे जहाँ तक आपकी गर्दन मुड़ती है जिस पॉइंट पर, उससे थोड़ा सा ऊपर तक जाइए, ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा हेमीस्फीयर है। ये हेमीस्फीयर क्यों है, आधा स्फीयर बन रहा है ना, ये देखो ये आधा स्फीयर बन रहा है, ये बन रहा है ना आधा स्फीयर, समझे बात को। इस प्रकार से ये हेमीस्फीयर आधा स्फीयर है, समझे, ये आधा स्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब इस हेमीस्फीयर के दो हेमीस्फीयर होते हैं आधे, ठीक है, ये आधा इधर है और आधा इधर, और इसके ये क्या है 3D में नहीं 2D में, आधा इसके ऊपर और चिपका देंगे तो आपको बिल्कुल पूरा ब्रेन मिल जाएगा, है ना। तो उसके ये दोनों किससे चिपके होते हैं, ये कॉर्पस कैलोसम से। और इस जो सेरेब्रम है, सेरेब्रल हेमीस्फीयर है, इन हेमीस्फीयर के बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर क्या है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके नीचे जो है थैलेमस, और ये क्या पॉन्स, मेडुला और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये क्या सेरेबेलम है, ये तीनों हैंड ब्रेन के पार्ट हैं। तो पॉन्स और क्या है थैलेमस या हाइपोथैलेमस, इसके बीच का जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ये तो क्या थैलेमस है, देखो ये जो हिस्सा है ये थैलेमस, और इसके नीचे जो है देखो ये तो है थैलेमस, इसके नीचे ये जो है ये है क्या हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे पी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लटक रही है, ये क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो पॉन्स और हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच का जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ये मिड ब्रेन है ना, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन से क्या एक क्या है डक्ट निकलती है, वो आगे देखेंगे क्या है ना, ये है सेरेब्रल एक्यूडक्ट निकलती है, किससे, मिड ब्रेन से होकर के, ठीक है। ये डक्ट है, ये डक्ट, एक सेकंड, ये वाली जो डक्ट है ना, ये दिख रही है, एक मिनट दिख नहीं रही होगी, दूसरा कलर लेते हैं। ये जो डक्ट निकल रही है, ये जो डक्ट ये है, और दूसरा कलर कौन सा लें, एक सेकंड बस, है ना, ये दिख रहा है क्या, ये वाली जो डक्ट है ना, ये है ना, ठीक है, बात समझ गई ना आप, एक सेकंड, ये जो डक्ट है, ठीक है, ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट है जो मिड ब्रेन से निकलती है, ठीक है। इसके अंदर CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है, आगे देखेंगे, सारी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप जो है डायग्राम देख लो, है ना। तो ये क्या पूरा फोर ब्रेन का हिस्सा, फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, ये थैलेमस, सेरेब्रम आता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है, ये और बीच में मिड ब्रेन है, और हैंड ब्रेन के अंदर क्या होता है, पॉन्स, और ये सेरेबेलम है, ये क्या सेरेबेलम है, और पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो हैं सारे मिलकर क्या हैं, हैंड ब्रेन बनाते हैं। और फिर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन स्टेम क्या होता है, स्टेम मतलब एक प्रकार का स्टेम, ये देखो स्टेम सा है जो ब्रेन को लेकर के होल्ड करके रखता है। तो ये किससे बना है, मिड ब्रेन से, पॉन्स और मेडुला से मिलकर के क्या बनता है हमारा, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाता है। तो आगे हम सारे डिटेल में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको बता दी है। सेरेब्रम रैप अराउंड ए स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थैलेमस। तो सेरेब्रम जो है किसके अराउंड रैप है, रैप मतलब किसको ढके हुआ है, जैसे हम जैसे ये क्या है हमारी टॉफ़ी है, टॉफ़ी के ऊपर जैसे रैपर होता है ना, ऐसे ही ये जो थैलेमस है इसके चारों ओर एक गोल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये आधा गोला है, ये आधा गोला है, एक प्रकार से गोला, जैसे गेंद है, गेंद को आधी काट दो, जैसे ये पूरी फुल गेंद है हमने, ठीक है, 3D में थोड़ा फील कीजिए, ये गेंद है, बॉल है, बॉल को हमने आधा काट दिया, आधा हिस्सा इधर निकाल लिया, ठीक है, ये जो, ठीक है, 3D में समझ रहे हैं ना, आधी गेंद है ये आधी गेंद है, ठीक है। अब इस गेंद को जो है हमने ऐसे दो हिस्से में और काट दिया, ठीक है। तो ये है हाफ, ये वाला जो हिस्सा आधा काटा हुआ ये है जो हम दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है, और आधा ये रहा। तो इसके बीच में जो कैविटी है जिसके अंदर थैलेमस है ना, तो ये क्या है, थैलेमस के ऊपर रैप्ड है, ठीक है, समझे आप बात को, अब समझ गए होंगे, है ना,
ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम फोर ब्रेन पर आते हैं, है ना। फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेरेब्रम होता है ना, डिवाइड इनटू द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर बाय ए डीप क्लेफ्ट, है ना, डीप क्लेफ्ट से है ना कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम। हमने देख लिया था कॉर्पस कैलोसम से दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं। जो कॉर्पस कैलोसम क्या है, इसके अंदर क्या ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर होते हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं इसके अंदर। अब देखते ये जैसे ये जो है सेरेब्रम है, एक मिनट, ये सेरेब्रम है। अब यहीं पर मैं और समझा देता हूँ आगे वाली चीज़ जो है, सेरेब्रम जो है इसके ऊपर ये क्या है, ये गायरस और सल्काई, गायरस सल्काई। गायरस क्या है, उभरा हुआ पार्ट क्या है, गायरस है ना, और सल्काई क्या है ना, ये जैसे ये जो है ऊपर ये उठे हुए पार्ट है, इनको क्या बोलते हैं, गायरस। और ये जो धसा हुआ पार्ट है इसे सल्कस, फिर गायरस सल्कस, गायरस सल्कस। तो गायरी और सल्काई जो होते हैं इससे क्या है, ब्रेन का क्या है, एरिया भी बढ़ता है, और जितने गायरस सल्काई होते हैं उतना ही जो है आईक्यू होता है ब्रेन का, मतलब ऐसा माना जाता है। ठीक, तो इसकी जो ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, वाइट होती है, नहीं सॉरी ग्रे होती है, ग्रे मैटर होता है उसका, ग्रे मैटर होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, सेल बॉडीज़ होती हैं ऊपर के पार्ट में, है ना, सेल बॉडीज़ होती हैं, डेंड्राइटस होते हैं। ठीक है, इस ब्रेन के उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स समझ के ऊपर वाला पार्ट, है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्यों होता है, किस कारण तो होता है, कवर्स हेमिस्फीयर प्रोमिनेंट फोल्ड्स, जो प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं, कंटेन्स न्यूरॉन्स, जो फोल्ड अभी देखे ना हमने, गायरी है, सल्काई है ना, कंटेन न्यूरॉन्स सेल बॉडी, उनके ऊपर क्या न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, एक्सोन नहीं होता, एक्सोन अंदर की साइड होता है, कंटेन मोटर एरिया। तो ये जो है कॉर्टेक्स जो होता है सेरेब्रम का, उसके अंदर मोटर एरिया होता है यानी कि सिग्नल को ले जाने वाला होता है, सेंसरी एरिया यानी कि सिग्नल को लेने वाला होता है, सेंस करने का, और इसके पास एक ऐसा भी बहुत बड़ा एरिया होता है जो ना तो सेंसरी है ना ही मोटर है ना, वो मालूम नहीं है कौन सा एरिया है। और इन सब एरिया को मिलाकर जो एसोसिएशन एरिया है, ये सारा सारा एसोसिएटेड होते हैं, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड नाइदर सेंसरी नॉर एंड नॉर मोटर एरिया, ये भी होता है, अभी है ना डिफाइन नहीं है, बड़ा लार्ज होता है। इन सब का जो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन एरिया जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन करता है, लाइक कैसे, ठीक है, एसोसिएशन एरिया बोलते हैं इसको, सारे इनको एसोसिएट करके। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना है ना, फंक्शन लाइक मेमोरी और कम्युनिकेशन में फंक्शन करता है। वाइट मैटर क्या होता है, इनर पार्ट होता है वाइट मैटर, ओपेक वाइट ड्यू टू द मेलाइन शीथ, मेलाइन शीथ के कारण वाइट होता है, क्योंकि एक्सोन जो है इनर साइड में होते हैं। ठीक है, इनर साइड में एक्सोन होते हैं। तो इनर का जो ऊपर का पार्ट है कॉर्टेक्स है, सेरेब्रम का इनर पार्ट क्या है, मेडुला है ना, वाइट मैटर। किसके कारण है वो वाइट मैटर, माइलिनेट जो है न्यूरॉन होते हैं, है ना। थैलेमस या हाइपोथैलेमस जो है, थैलेमस क्या मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, तो ये बात याद रखनी है। थैलेमस क्या एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, किसके लिए, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज टू ईट एंड ड्रंक, है ना, कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो सारे हम कहाँ पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे, बहुत सारे GnRH है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH है ना ये, और अभी हम पढ़ के आए थे ना एक्सक्रीशन के अंदर ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे, है ना, आगे कहाँ पर, एंडोक्राइन में, तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब एक होता है लिम्बिक सिस्टम, है ना। लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर जो है उसका इनर पार्ट प्लस एमेगडेला और हिप्पोकैम्पस। एमेगडेला एक बादाम लाइक आलमंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, ये जो है थैलेमस के पास ही होती है। किसका पार्ट है ये, एमेगडेला और हिप्पोकैम्पस, फोर ब्रेन का ही पार्ट है उसके अंदर, है ना। ये क्या करते हैं, ये जो है लिम्बिक सिस्टम किससे किससे बनता है, हेमिस्फीयर, एमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस से क्या लिम्बिक सिस्टम बनता है। और ये जो लिम्बिक सिस्टम जो है अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के क्या रेगुलेट करता है, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस
एंड एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सारे के सारे इमोशनल रिएक्शन करता है कौन, लिम्बिक सिस्टम विद हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। एंड मोटिवेशन, ये किससे होता है, लिम्बिक सिस्टम विद हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम किससे बना है, हेमिस्फीयर्स है ना, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो ये जो हमारा फोर ब्रेन जो है यहाँ कंप्लीट होता है। फोर ब्रेन समझ गए। अब आते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन क्या है, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड थैलेमस या हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, पोन्स के बीच में लोकेटेड होता है। सेरेब्रल एक्यूडक्ट जो है, ये कैनाल होती है, पासेस थ्रू इट। डोर्सल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो इसका जो डोर्सल, जो मिड ब्रेन का जो डोर्सल पोर्शन होता है, उसके पास 4 राउंड स्वेलिंग स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ठीक है। इतना ही मिड ब्रेन के अंदर आपको याद रखना है कि मिड ब्रेन कहाँ पर होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है। ठीक है, सॉरी, है ना। तो वेंट्रिकल जो है ये हॉलो चैम्बर फिल विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट कुशन एंड सपोर्ट द ब्रेन टिश्यू, है ना। तो ये भी किसके अंदर होते हैं, सेरेब्रल, जो मिड ब्रेन जो है इसके अंदर क्या है, वेंट्रिकल्स होते हैं। 4 वेंट्रिकल होते हैं, फर्स्ट सेकंड तो क्या है ऊपर ही होते हैं सेरेब्रल के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको याद नहीं रखना, आपको केवल याद रखना मिड ब्रेन होता कहाँ है, और ये इसके डोर्सल पार्ट के अंदर 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। और सेरेब्रल एक्यूडक्ट कैनाल जो है इसके द्वारा पास होती है, जो क्या करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसको रेगुलेट करती है, यानी कि उसको एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम हैंड ब्रेन के अंदर, है ना। हैंड ब्रेन के अंदर क्या होता है, पॉन्स होता है, सेरेबेलम होता है और मेडुला या फिर मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं इसे। तो पॉन्स क्या है, फाइबर ट्रैक्ट होता है इंटरकनेक्टिंग ब्रेन रीजन, है ना। पॉन्स तो ब्रेन रीजन को इंटरकनेक्ट करता है ना। सेरेबेलम जो क्या है, वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस, बहुत कॉन्वुलेटेड सरफेस होती है ऐसी, है ना, गोल होती है, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स, ज़्यादा न्यूरॉन्स के लिए, है ना। जो कॉन्वुलेटेड सरफेस होती है उसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सकते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या, कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, है ना, कंटेनिंग सेंटर कंट्रोलिंग रेस्पायरेशन, जैसा कि हमने देखा था रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर जो है कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। और न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर होता है जो मॉडरेट करता है ना, रिदमिक सेंटर को, वो कहाँ पर होता है, पॉन्स के अंदर। रेस्पायरेशन के अंदर हमने देखा था, है ना। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस भी कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है। और गैस्ट्रिक सीक्रेशन का जो सेंटर होते हैं वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं। तो ये कुछ सेंटर होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। ब्रेन स्टेम हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, किससे बना हुआ होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ब्रेन स्टेम बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ब्रेन जो है कंप्लीट होता है। ब्रेन जो है आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही जो है ब्रेन की स्ट्रक्चर है हमारे सिलेबस में। तो हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर ले ली, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ले ली, ट्रांसमिशन दे रखा है सिलेबस में, ट्रांसमिशन ले लिया, ठीक। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन ये एक ही स्लाइड का ये बस, तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क ये क्या है, सडन विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद द एक्सट्रीम स्केरी स्टिमुलाई, है ना। अचानक से कोई एक्सट्रीम स्टिमुलाई आता है हमारी बॉडी के पास, या फिर कोई स्केरी आता है ना। एंटायर प्रोसेस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन दैट अकर इनवॉल्यूंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायरिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप अचानक से कोई ऐसी हार्श कंडीशन आ गई या फिर कोई डराने वाली स्थिति आ गई, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको अचानक आपका हाथ किसी गर्म तवे पर रख दिया या फिर कोई कांटा चुभ गया, तो उसको आप तुरंत हटाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो स्टिमुलस अप्लाइड होता है सेंसरी ऑर्गन पर, जो भी आपका ऑर्गन है, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान। आँख में आप एक साथ देखो, कोई अचानक से हाथ को मारने लगे तो तुरंत हम आँख को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो वो किससे जाता है, स्टार्टिंग में हमने देखा ना, सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो फाइबर लेकर के जाता है, पेरिफेरल जो सिस्टम काम करता है इसके अंदर, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो उसके अंदर जो एफेरेंट फाइबर है, यानी कि एफेरेंट न्यूरॉन है, वो रिसेप्टर या रिसीव करता है, रिसेप्टर सिग्नल रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है इम्पल्स बाय डोर्सल नर्व रूट के द्वारा, है ना। डोर्सल नर्व रूट के द्वारा ट्रांसफर करता है किसको, इम्पल्स को, कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जो कि स्पाइनल कॉर्ड है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत इफेरेंट न्यूरॉन्स आता है ना, जो मोटर होता है, यानी लेकर के कैरियर सिग्नल लेकर के जाने वाले न्यूरॉन को मोटर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसके द्वारा इम्पल्स को लेकर के जाता है ना, जो इफेक्टर जो है मसल्स के द्वारा, है
है ना। फिर जो रेस्पॉन्स जो है जो जनरेट होता है कहाँ पर, जो सेंसरी ऑर्गन था उसी ऑर्गन की स्केलेटल मसल्स के पास, फिर वह क्या है स्केलेटल मसल्स उससे अपना पैर या हाथ हटा लेती है। एक्चुअली में इसको समझने के लिए देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे पैर पे नी पर हमने कुछ भी हैमर वगैरह से जो है यहाँ पर प्रहार किया है ना, चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो जैसे हमने यहाँ चोट पहुंचाई तो यहाँ से क्या है सेंसरी ये जो है ऑर्गन है, इससे क्या है जो है इम्पल्स जाएंगे, है ना। तो वो कौन लेकर के जाएगा, एफरेंट पाथवे यानी कि एफरेंट न्यूरॉन या फिर एफरेंट फाइबर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हमने देखा था ना। फिर डोर्सल रूट गैंग्लिया जो है डोर्सल न्यूरल सिस्टम है, वो उसकी हेल्प से आगे कहाँ पर जाएगा, किस में जाएगा, ये अंदर की साइड जो इंटर न्यूरॉन है किसका, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटर न्यूरॉन है जो क्या है ग्रे मैटर है, और आउटर जो पार्ट है वाइट मैटर है, और ब्रेन का जो आउटर पार्ट है वह तो है ग्रे मैटर और इनर पार्ट है वाइट मैटर, जस्ट अपोजिट है स्पाइनल कॉर्ड के, है ना। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है ये इंटर न्यूरॉन के पास सेंस आया है ना एफरेंट पाथवे के द्वारा, फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो है रिफ्लेक्स जाता है कि करना क्या है, तो यहाँ से रिफ्लेक्स गया, रिफ्लेक्स जाने के बाद जो किसके द्वारा जाएगा, इफरेंट पाथवे के द्वारा, इफरेंट पाथवे के द्वारा ये इफरेंट क्या है न्यूरॉन है या फिर इफरेंट फाइबर है, वहीं मसल्स के पास आएगा, स्केलेटल मसल जो है ना, मसल्स स्पिंडल जो है रिसेप्टर है, मोटर एंड प्लेट इफेक्टर, तो यहाँ पर मोटर एंड प्लेट क्या है जंक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स को ये स्टिमुलेट करता है और तुरंत हटवाता है पैर को, कहाँ से, यहाँ से, ताकि हथौड़ा नहीं लगे, ये रिस्पॉन्स देता है तुरंत। ठीक है, समझे, ये क्या है रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप, समझे ना ये। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस जो है ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेंस ऑर्गन जो है हमारा आई और ईयर है, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू। ठीक है।